Online class audible, visible? Okay, so a very good morning everyone. हमने कल की क्लास में क्या कवर कर लिए थे टॉपिक्स? स्ट्रेटेजी, पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव. पढ़कर आए हो घर से? अभी तो पढ़ना चाहिए, कुछ दिन तो पढ़ाई करोगे घर पे. हाँ जी, आप खड़े होइए फर्स्ट बेंच पे. कल आए थे आप? बताओ भाई, स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन क्या थी फिर? नाम क्या है तुम्हारा? मनीष. बताइए मनीष. ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3D. पढ़कर नहीं आए घर से? हाँ जी, मनीष के साथ में खड़े हुई है. नाम क्या है आपका? हर्ष. बताइए नाम. बैठो. थर्ड बेंच, व्हाइट शर्ट. नाम क्या है तुम्हारा? अमन. अच्छा हाँ, तुम वो पीछे बैठे थे, सो रहे थे. तुम सीट चेंज कर लेते हो ना. हाँ जी, बताइए. स्ट्रेटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव. कमेंट. घर जाके नींद पूरी कर रहे थे? क्लास में इतनी बार बोला, उसका भी कुछ नहीं याद? हाँ जी, भी नमन के साथ में. नाम क्या है तुम्हारा? आयुष. बताइए आयुष. थोड़ा जोर से. एंड रिएक्टिव टुवर्ड्स? हाँ जी, भी साथ में खड़े हुई है. कल आए नहीं थे तुम? तुम देखे हुए कैसे लग रहे हो फिर क्लास में? पहले भी ली थी क्लासेस आपने? बैठो फिर. लास्ट में रेड शर्ट, टी शर्ट. हाँ जी, नाम क्या तुम्हारा? बैठो तुम दोनों. तुम भी नमन हो? वो अमन है, तुम नमन हो. ठीक है, सुनाओ. नॉट नॉट प्रेजेंट यस्टरडे. बैठो जी. सेकंड लास्ट बेंच, साइड सबसे कॉर्नर में लड़की जो बैठी है. नाम क्या है तुम्हारा? मोनिशा. सुनाइए आंसर. बैठो. तो हमने कल की क्लास में दो टॉपिक कवर किए थे. स्ट्रेटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव. उसमें पॉइंट ये था कि स्ट्रेटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ टू थिंग्स, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव. प्रोएक्टिव ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स, जो क्या इंप्रूव कर रहे थे? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड मार्केट पोजीशन. एंड रिएक्टिव टुवर्ड्स चेंजेस एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस. इतना सा पॉइंट किया था. बाद में प्रोएक्टिव होने का मतलब प्लान्ड होना होता था, रिएक्टिव होने का मतलब अडेप्ट करना होता था टुवर्ड द सिचुएशंस. बाद में हमने इसकी केस स्टडी कल की क्लास में एक देख ली थी.
अब देखो हम लोग जो कवर कर चुके हैं टॉपिक वो तो था तुम्हारा स्ट्रेटेजी। अब जो वर्ड हमारे पास है वो क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वर्ड का मतलब बता सकते हो क्या होता है? इफ आई एम सेइंग वर्ड मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? हाँ जी बताइए। वेरी गुड। नेक्स्ट कोई और? 12th क्लास के एनसीईआरटी का रट्टा मारा हुआ है अच्छे से। ओके, मैनेजमेंट 12th क्लास में क्या कहा पढ़ा था हमने? ओके, एक मैनेजमेंट का मतलब तुम लोगों ने बिल्कुल सही बताया। एक मैनेजमेंट का मतलब होता है एक्टिविटीज और इंटर रिलेटेड टास्क, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दूसरा मैनेजमेंट क्या होता है? दूसरा मैनेजमेंट वर्ड का मतलब होता है पीपल। जैसे एमसीसी में मैनेजमेंट बैठती है, नीचे तुम लोग रिसेप्शन पे देखा इतने सारे लोगों को, वो कौन है? मैनेजमेंट। और हर किसी को कोई ना कोई टास्क असाइन करवा रखा है। तो मैनेजमेंट में दो लोग आ जाते हैं, एक तो आते हैं की पीपल। व्हाट इज की? इंपॉर्टेंट। एक मैनेजमेंट में वर्ड किसके लिए स्टैंड करते हैं? की के लिए। की का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। एक मैनेजमेंट का मतलब हुआ मतलब की पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट पीपल, जिसे असाइन किया हुआ है कोई ना कोई टास्क। क्या असाइन कर रखा है? जिनको हमने कोई ना कोई टास्क असाइन कर रखा है परफॉर्म करने के लिए। और एक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एक का मतलब है इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। क्या होता है दूसरे का मतलब? इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, जिसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं तुम्हारी? इसमें आ जाता है तुम्हारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये दो चीजें हमारे किसका मतलब होता है? मैनेजमेंट का मतलब। तो मैनेजमेंट में आते हैं की पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें कोई काम असाइन कर रखा है, जैसे कि कंपनी का सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया। दे आर द चीफ ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ऑर्गेनाइजेशन के। कैसे ऑर्गन है? एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी काम को फुलफिल करने में हेल्प करने वाले हैं। और दूसरा मैनेजमेंट वर्ड किसके लिए स्टैंड किया हमने? इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। और ये सारे के सारी एक्टिविटीज जो है वो आपस में क्या है? हैंड इन हैंड कर चलती हैं। प्लानिंग इज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, सब हमने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में। तो ये सभी की सभी चीजें आपस में रिलेटेड और हैंड इन हैंड क्या करती है? मूव करती है। तो हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स देख लिए, मैनेजमेंट का मतलब दो वर्ड से है। आज तक वैसे पेपर में कभी आया नहीं है कि मैनेजमेंट का मतलब बताओ, लेकिन फिर भी अगर एमसीक्यू में हमसे बात पूछ ली जाए कि कौन कौन से टर्म्स मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं, तो मैनेजमेंट का मतलब दो चीजें, एक तो लोग और लोग जो काम कर रहे हैं। इन दोनों चीजों को हमने क्या बोला है? मैनेजमेंट बोला है। क्लियर है? मतलब ये वो टास्क है जो मैनेजमेंट परफॉर्म कर रही है। और मैनेजमेंट कौन हो गया? की ग्रुप ऑफ द पीपल। जो काम की ग्रुप ऑफ द पीपल परफॉर्म करती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट ही बोलते हैं। क्लियर है बात? तो डेफिनेशन कहाँ लिख के दे रखी थी इसकी? हमारे पास में कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन गिवन है पेज नंबर 4 पे। कल की क्लास में पेज नंबर 5 डिस्कस किया था हम लोगों ने। आज हम लोग पेज नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। और पेज नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल जो इंचार्ज है ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स के। फॉर एग्जाम्पल सीएफओ अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए आ गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड आ गया कोई ना कोई। तो ये लोग इंचार्ज होते हैं कंपनी के अफेयर्स के। इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन दे आर द चीफ ऑर्गन, जिनको एंट्रस्ट किया गया है कोई ना कोई टास्क। एंट्रस्ट का मतलब क्या होता है? असाइन किया गया है कोई ना कोई टास्क, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में चीजें प्रॉपरली तरीके से परफॉर्म हो सके। तो मैनेजमेंट वर्ड के हमने दो मतलब देखे। एक मतलब क्या था मैनेजमेंट का? की ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर असाइंड विद सम टाइप ऑफ टास्क। और दूसरा मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या है? दे आर सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन विच आर कैरिड आउट बाय द, कौन से मैनेजमेंट की बात कर रहे हो? ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इंक्लूड करता है कौन कौन सी चीजें? प्लानिंग,
ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये सभी के सभी प्रोसेस आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। तो हमने देखा मैनेजमेंट बोर्ड के दो मतलब, फर्स्ट मतलब क्या था, की ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो इंचार्ज है कंपनी के डे टू डे अफेयर्स के, दे आर द चीफ ऑर्गन जिन्हें इंट्रस्ट किया गया है कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मैनेजमेंट बोर्ड किसके लिए यूज किया हुआ, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस विच आर कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट। तो क्या क्या चीजें आती हैं इसमें, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। अब अगर इसमें से एमसीक्यू हमारा क्लिक हो भी गया तो हमें पता है मैनेजमेंट बोर्ड के दो मतलब, एक तो कंपनी में जो काम हो रहा है और एक कंपनी के लोगों को। तो हम लोग ऐसे में जब भी मैनेजमेंट वर्ड रीड करेंगे इसके दो मतलब ही होंगे, और दोनों में से मतलब क्या है वो हमें लाइन को रीड करके क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो स्ट्रेटेजी समझ में आ गई और मैनेजमेंट समझ में आ गया। अब अपने पास टॉपिक क्या आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो यश, यही होता है। अब हमारे पास अगला पॉइंट क्या आएगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या है अगला वर्ड हमारे पास में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रेटेजी कौन बनाता है, मैनेजर्स बनाते हैं, है ना। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग करना, बाद में उसे इंप्लीमेंट करना, फिर उसे इवेल्युएट करना और फिर क्या करना, कंट्रोल लगाना। कंट्रोलिंग में हम क्या चेक करते थे, याद करो थोड़ा बहुत, स्टैंडर्ड से डेविएशन है या नहीं और नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं या। लेकिन सबसे पहले चीज हमें इसमें बनाना है एक विजन। कौन बताएगा मुझे विजन क्या होता है? गोल और आइडिया। विजन थोड़ा गोल से बड़ा हो जाता है। विजन इज समथिंग जो आप लॉन्ग टर्म में अचीव करना चाहते हो, जिसके पीछे आप अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करते हो, सेट करते हो। जैसे तुम लोगों का विजन है सक्सेसफुल सीए बनना। आईसीएआई की वेबसाइट पे विजिट किया है कभी? वहां पे आईसीएआई का विजन देखा है कभी लिखा हुआ? किसने देखा है? बीओएस पोर्टल के अलावा कभी कुछ नहीं ओपन किया आईसीएआई पे? कभी आईसीएआई का डैशबोर्ड, होम पेज? चलो देखो फटाफट से आईसीएआई का विजन क्या है। और आईसीएआई के विजन के अलावा कुछ और नहीं देखना। हाँ, आईसीएआई का विजन है टू बी दी, अभी कौन से रैंक पर है ये नहीं लिखा हुआ, जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। हम ऑल ओवर इंडिया सेकंड नंबर पे आते हैं अभी। फर्स्ट नंबर पे इंग्लैंड की अकाउंटिंग बॉडी है, आईसीएआई सेकंड नंबर पे आती है। ऑल, हाँ इंडिया में इंग्लैंड है ना, वो राजस्थान के पड़ोस में। मैंने बोला ऑल ओवर वर्ल्ड बोला, मैंने कहा था इंग्लैंड नंबर 1 पर है। और अगर इंडिया की बात करें, मैंने तो नहीं बोला। चलो, अब फर्स्ट नंबर पे हमारे पास इंग्लैंड की अकाउंटिंग बॉडी चल रही है, यूके की चल रही है फर्स्ट नंबर पे। अभी देखो इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या मेहनत कर रहे हैं आजकल? पढ़ना नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हर 5 साल से अपना सिलेबस चेंज कर रहे हैं, पेपर को थोड़ा और टफ बनाते जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हो रहा है ताकि जो आगे अपने चार्टेड बनकर आए वो और भी ज्यादा एफिशिएंट हो, हर चीज की प्रॉपर नॉलेज हो उन लोगों को इस चीज के लिए। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए, मतलब इस चीज को अचीव करने के लिए हमने अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं, जैसे कि हर 5 साल से सिलेबस चेंज,
लैंग्वेज पे कमांड लेके आओ। पहले सीए स्टूडेंट्स की लैंग्वेज पे कमांड नहीं होता था इतना, अब लैंग्वेज पे कमांड लाने के लिए क्या कर रहे हैं, तुम्हें टेक्निकल वर्ड्स लर्न करवा रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि आईसीएआई का मटेरियल लर्न करो। हम लोग के टाइम तक अगर तुम अपनी उसी बात को नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में भी लिख देते थे तो आपको थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाते थे, बट अब नहीं मिलते। क्यों? कि बाद में बच्चों के पास लैंग्वेज पे कमांड ही नहीं होता है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऐसे बोलते हैं, मिनिमम पेनल्टी 20,000 रुपए, मैक्सिमम पेनल्टी इतना, बट क्या होता है, शुड नॉट बी लेस देन दिस बट कैन बी एक्सटेंडेड टू। बट अगर आप ये लैंग्वेज यूज करते हो तो एक लेवल तुम्हारा बोलने का अलग लगता है, और जब ये लैंग्वेज यूज करते हो तो लेवल थोड़ा अलग लगता है। तो ये सब इनके क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो मतलब सबसे पहले हम लोग क्या सेट करते हैं, विजन। विजन के बाद क्या चीज बनती है, ऑब्जेक्टिव। फिर ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर क्या बनेगा, प्लान। फिर प्लान को वही बात इंप्लीमेंट करोगे, फिर उसे क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे, और फिर उस पर क्या करोगे, कंट्रोलिंग लगाओगे। बात समझ में आई? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक मैनेजेरियल प्रोसेस है। वर्ड क्या यूज किया है, अगर हिंदी में इस वर्ड का मतलब जाना जाए मैनेजमेंट का प्रोसेस, क्योंकि प्लानिंग कौन करता है, मैनेजमेंट, इसलिए इट इज अ मैनेजेरियल प्रोसेस, अ प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजेरियल प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले क्या सेटिंग कर रहे हैं, विजन, फिर क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव, फिर क्राफ्टिंग ऑफ प्लान। क्राफ्टिंग का मतलब होता है डेवलप करना, किसी चीज को बनाना। उसके बाद उसे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट, फिर उसे क्या करेंगे, इवैल्यूएट, और बाद में टेकिंग करेक्टिव एक्शन वेयर डीम्ड एप्रोप्रिएट। और ये कंटिन्यू साइकिल है, हमें ही पता है। कंट्रोलिंग में कमियां दिखेगी, फिर से प्लान करोगे, फिर से चीजों को इंप्लीमेंट करोगे, फिर से इवैल्यूएट करोगे, फिर से काम चलता जाएगा इन अ सर्कल। क्लियर बात? हाँ जी, क्लियर? कुछ आपस में बातचीत चल रही हो? तुम दोनों से ही पूछा है, पीछे वाले को मत देखो, वो तो अकेला बैठा है, वो नहीं गिरा, उसको कुछ सामान गिरा है। वो तो अकेला बैठा, किससे बात करेगा बताओ? तो एक दूसरे की शक्लें मत देखो फिर, अगर आपस में बात नहीं कर रहे हो तो। एक दूसरे की शक्ल देखने के पैसे नहीं दिए ना यहाँ पे, स्क्रीन को देखा करो बस। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारे पास में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमने क्या सुनी अभी, रोड मैप ऑफ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद दिस। वेरी गुड, तुम्हारी क्लास में बच्चे मेहनत करते हैं लिखने की। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है, मैनेजेरियल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, मैनेजेरियल प्रोसेस, जिस प्रोसेस में आप सबसे पहले क्या डेवलप करोगे, विजन, फिर सेटिंग ऑफ, देन क्राफ्टिंग ऑफ, implementing or evaluating the, or finally initiating the corrective adjustment where deemed। what is deemed, मानना। टैक्सी क्लास हो गई, वहां पढ़ोगे वैसे। डीम्ड क्या होता है, डीम्ड का मतलब मान लेना। और ये प्रोसेस कैसा है, कीप्स ऑन गोइंग इन अ साइक्लिक मैनर। फिर से देखते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज रेफर्स टू मैनेजेरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, सेटिंग ऑफ, देन बात क्लियर है? सीक्वेंस पे ध्यान रखना, पहले विजन बनेगा, फिर ऑब्जेक्टिव बनेगा, फिर स्ट्रेटेजी बनेगी, इंप्लीमेंट होगा, इवैल्यूएट होगा, फाइनली करेक्टिव एडजस्टमेंट्स किए होंगे जहां पे जरूरी है। क्लियर है बात? अब देखो, तुम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, और वो वर्ड क्या है, नहीं नहीं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। कौन सा एनवायरमेंट है ये वाला, ये इंटरनल एनवायरमेंट है। और ये जब भी आप स्ट्रेटेजी के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स डिजाइन करते थे तो वो ऑल्टरनेटिव डिजाइन किए जाते थे SWOT के बेसिस पे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। किसके बेसिस पे डिसाइड करते थे, SWOT। और वो क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इनके बेसिस पे डिसाइड करते थे। यहाँ पर इन्होंने हमें यही वाली बात बोल रखी है, और क्या बोल रखा है, फटाफट से जरा इस पैराग्राफ को रीड करके दो। जूम इन करूं ज्यादा, फिर कर देते हैं, चलो ढंग से दिख जाएगा।
डन? बात समझ में आ गई? क्या बोल रहे हैं? ये बात हम हमेशा से करते आ रहे हैं ना। अब देखते हैं, थोड़ा ऊपर आओ, जहां पे टॉपिक शुरू हुआ था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, हालांकि वी डोंट हैव अ 2 मार्क क्वेश्चन, बट इट कैन बी अ एमसीक्यू। वहां पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हमारे पास में कितने ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं? 2 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। वो 2 ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है। पहला ऑब्जेक्टिव देखो, अगर तुमने पहले से चीजों को प्लान कर रखा है, सब कुछ पहले से तुमने क्या कर रखा है, सोच रखा है, तो इससे तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। और वो बेनिफिट ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं तुम लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को क्या कर सकते हो, पीछे पीछे छोड़ने को हम लोग बोलते हैं आउट परफॉर्म। क्या बोलते हैं? आउट परफॉर्म कर सकते हो। ये क्रिएट करवाएगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या क्रिएट करवाएगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ताकि कंपनी क्या कर सके, आउट परफॉर्म कर सके किसको? अपने, और मार्केट में क्या क्रिएट कर सके, डोमिनेंस क्रिएट कर सके। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है? इट क्रिएट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ताकि कंपनी क्या कर सके, आउट परफॉर्म कर सके अपने कॉम्पिटिटर्स को और क्रिएट कर सके डोमिनेंस इन द मार्केट। सेकेंड पॉइंट, एक बात देखो, तुमने पहले से ही प्लान कर रखा है प्रोएक्टिव रिएक्टिव। अगर एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज आएगा तो उस चेंज को लेकर तुम पहले से ही क्या रहोगे, प्रिपेयर्ड भी रहोगे। तो ये सेकंड पॉइंट गाइड करता है कंपनी को थ्रू चेंजेस इन एनवायरमेंट। क्या करेगा? गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को फॉर चेंजेस इन द एनवायरमेंट। क्लियर है बात? तो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। वो 2 पॉइंट कौन से थे? पहला पॉइंट, टू क्रिएट so that company can outperform the, to have the dominance over the, और सेकंड पॉइंट क्या करता है? ये गाइड करता है कंपनी को सक्सेसफुली थ्रू ऑल द। हमने डेफिनेशन क्या देखी थी अभी इसकी? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजेरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी। तो बनाई नहीं, बाद में टेकिंग करेक्टिव एक्शन वेयर डीम्ड अप्रोप्रिएट। और ये कौन सा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस है, कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। बाद में इसके 2 ऑब्जेक्टिव, पहला एडवांटेज गेन करवाएगा कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करके और मार्केट में डोमिनेंस गेन करके। सेकंड पॉइंट, गाइड द कंपनी सक्सेसफुल थ्रू। इतना पॉइंट क्लियर है सबको? पक्का? अब देखो वर्ड दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बिल्कुल प्रोएक्टिव रिएक्टिव जैसा ही है ये। अब वर्ड दे रखा है हमें इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक बार देखो क्वेश्चन पेपर में कैसा आया हुआ है। एक बार ना इन्होंने हमसे ये चीज पूछी थी, ये लाइन लिख के बोल दिया था एक्सप्लेन। 12th में क्वेश्चंस आते हैं ना ऐसे, डायरेक्टली नहीं पूछते, एडवांटेजेस बताओ, डिसएडवांटेजेस बताओ, करेक्टरिस्टिक्स बताओ। वो जो पैराग्राफ की पहली या आखिरी लाइन लिखी होती थी, क्या करते थे, उसी को बोल के बोलते थे कमेंट करो, डिस्कस करो, एक्सप्लेन करो। अब तुमसे पेपर में ये लाइन आ जाए, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट and their implementation have become essential for organization for their survival and growth in the present turbulent business environment। बहुत बड़ी लाइन हो गई। अब कैसे पता चलेगा दे आर टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? क्योंकि कहीं भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वर्ड लिखा ही नहीं है। एक बात तो इसमें लिखा हुआ है एसेंशियल। एसेंशियल से हम लोग ये समझ सकते हैं कि किसी चीज के इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंस सबको समझ में आ जाएगा। जब तक पहला चैप्टर पढ़ा है तब तक हमें पता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये, और जिस दिन 8 चैप्टर पूरे हो गए उस दिन नहीं पता चलेगा कहाँ से लाइन आई है। प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन लिखा है, तो कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज भी आएगी कि जो आगे फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कहीं क्वेश्चन वहां से तो नहीं आया। इसलिए ऐसे पर्टिकुलर लाइंस के अंदर एक आधा वर्ड को तो हम समझ सकते हैं। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि जितनी बार चैप्टर को रीड करोगे
उतनी बार ये लाइन भी रीड करते हुए चलोगे। तो कभी भी डायरेक्टली इंपॉर्टेंस देखते आंसर मत रटने बैठ जाना, इंपॉर्टेंस के बाद में ये लाइन पढ़नी ही पढ़नी है। खामखा देखा 5 नंबर का आंसर आता हुआ भी नहीं लिख पाए। क्लियर है? क्योंकि जितना रीड करते हैं ना उतनी चीजें दिमाग में बैठती हैं। एंड व्हेन यू आर रीडिंग विद ओपन माइंड, ये दिमाग में ख्याली पुलाव कुछ और चल रहे हैं और आंखों से रीड कुछ और कर रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो जिसको लगे कि मन मन में रीड कर रहा है और दिमाग को पता ही नहीं वो क्या पढ़ रहा है, तो बोल बोल के पढ़ लेना। पर जितनी बार रीड करो, रीड करते वक्त दिमाग वही होना चाहिए। फिजिकली प्रेजेंट होने से फायदा नहीं है, मेंटली और फिजिकली दोनों के साथ पढ़ाई करनी है। क्लियर है बात? तो हमने इसमें पॉइंट, ये लाइन तुम लोगों को पेपर में आ सकती है, हालांकि बैक क्वेश्चन भी हमें दे रखा है इस लाइन के साथ में एक, जहां पे हमें ये लाइन दे रखी है और लाइन के बाद में हमें एडवांटेजेस पूछे हुए हैं। अब देखो एडवांटेजेस में हम लोगों के पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक बार बेनिफिट्स रीड करो, फिर तुम मुझे बताना बेनिफिट समझ में तो आ जाते हैं, दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत रहती है कि रिटेन नहीं रहता है। फिर ये चीज होती है कि एक लाइन कोई बता दे तो बेनिफिट तो हम पूरा लिख देंगे, या फिर एक वर्ड भी कोई बता दे फिर तो बस, होता है ना 12th क्लास में, ये होता है भाई तू हेडिंग बता दे, बाकी सब मेरे ऊपर है। या फिर स्टार्ट कहाँ से होता है, कोई मेन बात बता दो उस पॉइंट की, अगर हेडिंग नहीं है तो बाकी पॉइंट तो हम लिख लेंगे। अब पॉइंट्स में पढ़ के समझ में तो आ जाएंगे, बट समझने आने से अपना काम नहीं होगा ना, अपने को तो आंसर लिख कर आने हैं। तो समझ लेते हैं, फिर अभी इसको बैठ के क्लास में लर्न करेंगे, बहुत सिंपली लर्न हो जाएगा, देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखा है, पहले पॉइंट्स को समझ रहे हैं सर। पहला पॉइंट लिखा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गिव डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। क्या देता है? टू मूव अहेड, डिफाइन करता है क्या चीज, तुम्हारे गोल्स एंड मिशंस। अभी ऊपर डेफिनेशन में देखा था ना कि डायरेक्शन दे दिया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ने कि तुम्हें क्या बनना है, वर्ल्ड्स लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जियो का एग्जाम्पल लेके चलूँ तो जियो ने डायरेक्शन क्या था जियो के पास में, कि उसको टेलीकॉम सेक्टर को क्या करना है, पूरा डोमिनेंस लेकर आनी है, बाय हुक और क्रुक। जीरो पर आ जाएंगे, सब कुछ फ्री प्रोवाइड करवा देंगे एक बारी के लिए तो, लेकिन डोमिनेंस चाहिए, तो डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग, कि पहले से ही चीजों को क्या करके चलो, प्लान करके चलो, रादर देन बीइंग रिएक्टिव। इसका मतलब ये आपको बोलता है एनालाइज करो मार्केट को और क्या ले एक्शन, इंस्टेड ऑफ बीइंग मियर। बैठे बैठे खेल को देखने की जगह उस खेल को क्या करना है, तुम्हें डोमिनेट करना है, उसमें इनिशिएट करना है। अगला पॉइंट, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है फॉर ऑल मेजर डिसीजंस। भी कौन से डिसीजन, सच एज कौन सा बिजनेस होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन वगैरह की बातें, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन से मार्केट में लॉन्च करना है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना, डिविजनल स्ट्रक्चर रखना है, सिंपल स्ट्रक्चर रखना है, फंक्शनल स्ट्रक्चर रखना है, मल्टी फंक्शनल, अपने पास बहुत सारे आएंगे, 8 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। 12th में 2 पढ़कर आए हो, डिविजनल और फंक्शनल। नाउ वी विल गोइंग टू हैव 8 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर? तो हमारे पास में यहाँ पे क्या डिसीजन दिलवाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा मार्केट, कैसा स्ट्रक्चर, कितने इन्वेस्टमेंट्स। पहला पॉइंट क्या लिखा था, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, डिफाइन करेगा गोल एंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट क्या करवाएगा, प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव, आपको एनालाइज करवाएगा चीजों को रादर देन बीइंग मियर स्पेक्टेटर्स। अगला पॉइंट क्या है इसके अंदर, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाएगा किस चीज का, मेजर डिसीजंस को लेकर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख के दे रखा है, अगला पॉइंट हमें लिख के दे रखा है, प्रिपेयर करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू फेस द फ्यूचर और एक्ट एज अ पाथ फाइंडर। व्हाट इज पाथ फाइंडर, जो आपको रास्ता दिखाता है। पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता, जो आपको रास्ता दिखाता है। बेसिकली कैसे एक्ट करता है, पाथ फाइंडर की तरह एक्ट करता है। एक्ट करता है एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। कैसे एक्ट करता है, एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग प्लानिंग में पढ़ते थे कि हम लोग चीजों को पहले से ही प्लान करके रखते हैं, है ना। तो जब चीजों को पहले से हम लोग प्लान करके रखते हैं तो फ्यूचर में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं,
तो कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म फॉर योर मिस्टेक्स एंड दी पिटफॉल्स. व्हाट आर पिटफॉल्स? गड्ढे, मतलब रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है बेसिकली उसको एक्सप्लेन कर रहा है ये. एनहेंस करता है लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस. लॉन्गेटिविटी का मतलब क्या होता है? आपको सर्वाइवल करवाएगा, लॉन्ग टर्म सर्वाइव करवाता है ऑर्गेनाइजेशन को. डायनामिक एनवायरनमेंट में, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में इंश्योर करता है कि आप लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करोगे. लास्ट पॉइंट, डेवलप करवाता है सर्टेन कोर कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है बेनिफिट जो आपको आपके कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट मिलता है. पॉइंट्स तो समझ में आ गए, सिंपल बातें लिखी थी. अब दिक्कत कहाँ देंगे कि लर्न कैसे करेंगे. अब देखो लर्न कैसे कर सकते हैं इन पॉइंट्स को. हमने जो की वर्ड्स पढ़े थे ना, वो की वर्ड्स नीचे लिखे हुए हैं सारे. छोटी सी एक स्टोरी है, स्टोरी के थ्रू हम बात को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, बात इसमें क्या बोली हुई है, हम लोग इसको एग्जाम्पल से याद रखेंगे. जियो के, किसके एग्जाम्पल से याद रखेंगे? जियो में मुकेश अंबानी. अब देखो सबसे पहली बात को ध्यान रखना, आंसर्स लिखने से पहले एक बात को ध्यान रखना, सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, सारे के सारी तुम्हारी लाइंस जो हैं, जितने भी एडवांटेजेस की हैं, दे ऑल स्टार्ट विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. लैंग्वेज पे कमांड लेके आने का सबसे बहुत अच्छा तरीका है. जब भी बेनिफिट्स लिखोगे यू हैव टू राइट इट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा बहुत सिंपल सा होगा कि तुम लोगों को आंसर शीट चेक करने वाले को तुम थोड़ा सा एटलीस्ट ट्रैप कर पाओगे. आगे तुम कुछ भी राम कथा लिख रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग में अगर तुम ऐसे लिखो ना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंश्योर्स, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फैसिलिटेट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दिस, तो एक बंदा जैसे रीड कर रहा होगा ना ऊपर ऊपर से, बिकॉज चेक करने वाला डोंट गो डिटेल, तुम्हें पता होना चाहिए. वो इन डिटेल चेक नहीं करेगा, बिकॉज वो हार्डली 5 से 10 मिनट देता है कॉपी को. तुम्हारी कॉपी चेक नहीं करनी, उनके पास भी टारगेट्स होते हैं कि एक दिन में इतनी आंसर शीट्स चेक करनी है. ठीक है, कि फ्री में तो वो भी काम नहीं कर रहे हैं. एक दिन का दे ऑल्सो हैव अ टारगेट कि कम से कम इतनी शीट्स तो चेक करनी ही करनी है एक दिन में. अब अगर वो इस चीज को लेकर बैठ रहे हैं, तो अगर तुम ऐसे लिखोगे इट हेल्प्स, इट डूज, इट ये, इट वो, तो जब अपने को कुछ नहीं आता होता, अपने को इट ही आता होता है. इट दे, अब क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है तो इट ही लिखोगे. तो आगे चेक करने वाले को तुमने आगे चाहे काम की बात लिखी है, बट वो पहले दिखेगा कि क्या बच्चों की तरह इट लिखा हुआ है. तो इसलिए लैंग्वेज पे कमांड दो, हमेशा ऐसी चीजों को ध्यान रखा करो कि स्टेटमेंट शुरू किससे हो रही है. और सबसे सिंपल तरीके से सारी बातें किससे शुरू हो रही है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. क्लियर है बात? तो ऐसी चीजों को थोड़ा ध्यान में रखोगे ना तो लैंग्वेज अच्छी बनेगी. और इट लिखोगे तो लाइन भी थोड़ी सी भरेगी. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कम से कम लाइन तो कवर करेगा. आगे चाहे कुछ लिखो या ना लिखो, थोड़ा तो उसे लगेगा कि बच्चे ने कुछ लिखा है. वी हैव टू थिंक ऑफ एवरीथिंग बिकॉज इट्स अ थ्योरी एग्जाम. तो हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए ही चलना पड़ेगा. समझ में आई मेरी बात? तो सबसे पहली बात को याद करने का तरीका है जियो की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टीम. किसकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टीम? जियो की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टीम. अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वर्ड आ गया ना इसमें. अब देखो मुकेश अंबानी को इन्होंने कुछ एडवाइजेस दी थी, क्योंकि अगर इन्होंने प्लान लेकर आए मार्केट में तो फ्री में तो नहीं लेकर आए होंगे, या फिर ऐसे ही तो मुकेश अंबानी खुद ने बैठ के तो प्लान किया नहीं होगा. दे हैव अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टीम. तुम ये सब्जेक्ट भी क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज सीए बनने के बाद में स्कोप सिर्फ इतना ही नहीं है कि तुम लोग बैठ के रिटर्न्स भर रहे हो या ऑडिट कर रहे हो. वी हैव समवॉट वाइडर स्कोप. जैसे आप लोग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हो, इंडस्ट्री के अंदर आप एनालिसिस्ट का जॉब कर सकते हो, या फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टीम को ज्वाइन कर सकते हो. बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं. या तो तुम अपने फर्म्स में चले जाओ, टॉप 10, टॉप 20, डिलॉयट, केपीएमजी, इन सबको ज्वाइन कर लोगे जाके, या तुम इंडस्ट्री में एंटर हो जाओगे. इंडस्ट्री में तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालोगे, प्लानिंग वगैरह में इनकॉर्पोरेट हो जाओगे. तो इसलिए आप लोगों को प्लानिंग वगैरह की बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर बाय चांस आगे जाके आप इसको अपने एज अ करियर ऑप्ट भी कर लेते हो तो एटलीस्ट यू शुडंट बी ब्लैंक. थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए. क्लियर है बात? तो सबसे पहले एक बात को सुनते हैं. जियो की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टीम ने मुकेश अंबानी को क्या बोला? उन्होंने बोला अगर आप क्या होना चाहते हो, प्रोएक्टिव होना चाहते हो इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव. क्या होना चाहते हो? अगर आप प्रोएक्टिव होना चाहते हो इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव, तो जो डायरेक्शन हम आपको दे रहे हैं उसी डायरेक्शन में काम करते जाओ. 2 पॉइंट्स कवर करें हमने. तो जियो के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टीम ने क्या बोला? अगर आप क्या होना चाहते हो,
प्रोएक्टिव होना चाहते हो इंस्टेड ऑफ बीइंग, देखो दो ऑप्शन थे, या तो मार्केट में आके डोमिनेंस बन जाओ, या फिर तुम भी मार्केट में आते एयरटेल की तरह 399 रुपीज में 3 GB डेटा प्रोवाइड करवाते, 299 था शायद, 299 399 कुछ ऐसे प्लान था जहाँ पे 1 GB डेटा मिलता था 28 दिन के लिए, या तो आ जाओ, यही था। और वो 1 GB भी हमारा खत्म नहीं होता था, बहुत ही सुखी जिंदगी चल रही थी जियो के आने से पहले, क्योंकि तब इतना लोग यूट्यूब नहीं चलाते थे ना, क्योंकि 3G डेटा पे यूट्यूब ढंग से चलता भी नहीं था, वो रुक रुक के चलता था, कौन चलाएगा। ओके अब सुनो, तो उन्होंने क्या बोला, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उन लोगों की तरह हो जाओ, वो होना था रिएक्टिव, या तो आप क्या हो जाओ, कुछ नया लेकर आओ मार्केट में। तो उन्होंने क्या बोला, अगर आप क्या होना चाहते हो, प्रोएक्टिव होना चाहते हो इंस्टेड ऑफ बीइंग, तो जिस डायरेक्शन में हम आपके गोल और मिशन डिफाइन कर रहे हैं वही डायरेक्शन में आपको काम करना है। तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में डिफाइन कर रहे हैं गोल एंड मिशन। फिर इसलिए इन्होंने इनको क्या प्रोवाइड किया, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया डिसीजन लेने के लिए। क्या प्रोवाइड किया, एक फ्रेमवर्क। तो जियो के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टीम ने मुकेश अंबानी जी को बोला, अगर आप क्या होना चाहते हो, प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग, तो जिस डायरेक्शन में हम तुम्हारे गोल्स को सेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में काम करो, और जो फ्रेमवर्क ऑफ डिसीजन दे रहे हैं उसी फ्रेमवर्क में डिसीजन लेने हैं। और डिसीजन लिया, सब कुछ क्या कर दो, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, क्या कर दो, सब कुछ फ्री कर दो। और ये फ्री करने की वजह से डेवलप किया इन्होंने अपना कोर कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटिटिव, यही इनका क्या बना था, एडवांटेज बना था। इतनी सी बात क्लियर हुई। तो हमने क्या बोला कि जियो की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टीम ने क्या कहा था, अगर आप क्या होना चाहते हो, प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव, तो जो डायरेक्शन में हम गोल और मिशन डिफाइन कर रहे हैं उस डायरेक्शन में काम करो, और जो फ्रेमवर्क ऑफ डिसीजन है वही फॉलो करो। डिसीजन कहता सब कुछ क्या कर दो, फ्री, और सब कुछ फ्री करने से क्या डेवलप किया, कोर कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटिटिव। कोर कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्रिएटिंग समथिंग यूनिक इन द मार्केट, और सब कुछ फ्री होना वाज क्वाइट यूनिक, क्योंकि कोई भी सब कुछ फ्री में नहीं दे रहा था। उस टाइम लोग बैंक की लाइंस में लगना पसंद नहीं कर रहे थे, डिमोनेटाइजेशन का टाइम था वो, लेकिन सुबह सुबह 6 बजे जियो की सिम खरीदने के लिए लाइन लग जाती थी। बहुत मीम्स भी बने थे उस टाइम पे कि कैश डिपॉजिट करने के लिए इतनी लाइन नहीं होगी जितनी लाइन जियो की फ्री की सिम खरीदने के लिए। सुबह सुबह 6 बजे टेलीकॉम की शॉप के आगे खड़े हो जाते थे लोग जाके, यहाँ से फ्री की सिम मिलने वाली है, और क्यों नहीं मिलेगी। उसके बाद लोगों की बातें बढ़ गई, है ना। अब सुनो ये बात, 4 पॉइंट्स क्लियर। उसने क्या डेवलप करवाया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कोर। अब एक बात बताओ, जैसे सब कुछ फ्री अनाउंस हुआ और मार्केट में सिम आ गई, एयरटेल वोडाफोन की कंपनियां तो हिल गई थी, भयंकर तरीके से हिल गई थी ना। और इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि अगर हमें क्या करना है, एनहेंस करना है लॉन्गेटिविटी ऑफ बिजनेस को, तो हमें भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और एयरटेल वगैरह की गलती क्या थी कि डेटा बहुत महंगा था, तो इन्होंने भी क्या कर दिया, इन्होंने सस्ता तो नहीं किया प्लान, पर इन्होंने क्या, एक दिन में हम भी तुम्हें 1.5 GB डेटा। तो इन्होंने प्रिपेयर किया क्या चीज, डिफेंस मैकेनिज्म अपनी गलतियों के अगेंस्ट में, और वो गलतियां की थी, डेटा बहुत महंगा था इन लोगों का। तो इन्होंने क्या डेवलप किया, डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप किया अगेंस्ट देयर मिस्टेक, जिसकी वजह से आज भी वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर है टू फेस द फ्यूचर। अदरवाइज कंपनियां बंद हो गई होती, प्लान चेंज नहीं करते तो कंपनीज क्या हो चुकी होती। अगर इतनी इतनी बात भी याद आ जाए तो हम आंसर तो लिख देंगे, क्योंकि लिखना तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प से ही है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग, ये आपको हेल्प करता है एनालाइज करने में, टेक एक्शन रादर देन बीइंग मियर स्पेक्टेटर्स। फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करेगा, अगला पॉइंट, प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू फ्रेम द गोल्स एंड मिशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। डिसीजन क्या था, कौन सा मार्केट, कौन सा प्रोडक्ट, कितना इन्वेस्टमेंट, यही सारे तो डिसीजंस थे। फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू डेवलप कोर कॉम्पिटेंस एंड create competitive advantage against the competitors. The strategic management enhances longevity of the business और long term survival ensure करेगा। Strategic management serve as a corporate defense mechanism against the mistakes and the pitfalls. Strategic management prepares the organization to face the strategic management ही help कर रहा है हर काम में। आप कुछ points दिमाग में गए, we have 7 points, पेपर में 5 तो लिख दोगे पक्का, और सेफ साइड के लिए
6 कई होता है ना अपना। ये इंपॉर्टेंट वर्ड से भी तुम एक लाइन तो आराम से बना दोगे, उसके बाद थोड़ा बहुत इज एम दी आर भी तो लगाओगे। एग्जैक्ट तो कोई नहीं याद कर सकता, मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, मुझे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें याद है। अब तुम इज एम दी आर के साथ मुझसे पूछोगे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी, तो वो तो चेक करने वाले को भी नहीं पता होता है, इतना भी टेंशन है। जो बच्चा बच्चा कह जो टीचर शीट चेक कर रहा होगा तो मुझे लगता है वो EIS SM में एग्जामिशन लेके बैठा था क्या। चेक करने वाले कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने बुक भी खोल के नहीं देखी होती। दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स भी हो सकते हैं, नॉन टीचर्स भी हो सकते हैं। कोई आर्टिकल कोई अपना ट्रेनिंग वो कर रहा है, प्रैक्टिस में वो भी शीट्स चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि शीट पेपर चेकिंग के लिए ना यू हैव टू क्लियर अ MCQ टेस्ट, और MCQ टेस्ट क्लियर करने के बाद में यू आर एलिजिबल टू चेक द शीट्स। उसके लिए CA होना भी जरूरी नहीं है, आप PhD भी चलोगे, बट आपको वो क्वेश्चन पेपर मतलब वो एक टेस्ट लेते हैं बेसिकली, और वो टेस्ट एक ही बार क्लियर करना होता है, उसके बाद आप लाइफ लॉन्ग शीट्स चेक कर सकते हो। समझ में आई बात। तो सिर्फ CA नहीं, CS हो गया, CMA हो गया, जितने भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, MBA हो गया, कोई भी तुम्हारी शीट्स चेक कर सकता है, प्रोवाइडेड आपका कोचिंग से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इसलिए वो आपके इनकम टैक्स के रिटर्न अटैच करवाते हैं। समझ में आई बात। इसलिए तो जब बंदा शीट चेक कर रहा है उसे नहीं पता कि वो क्या चेक कर रहा है, वो तो खुद सजेस्टेड में से देख देख के करता है। स्टार्टिंग के 10 शीट सजेस्टेड में से देख के याद की, फिर मोटा मोटी तो याद हो ही जाता है, फिर कर दे खुद चेक। हाँ, किस्मत किस्मत की बात है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन कई बच्चों की आदत होती है कैसे कटिंग करेंगे, लिखा हुआ है कुछ, अरे गलत लिख दिया। अब मतलब तुमने एक शीट पे 4 बार भी एक खिचड़ी पकाई है ना, तो अगले को लगेगा बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है आंसर लिखते वक्त, वो अपने मन से कुछ ना कुछ बना रहा है। इस चीज को ना हम ऐसे भी काट सकते थे, तुमने काट भी दिया और सफाई से भी है, और अगले को हाईलाइट भी नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोगों का यही मानना है कि बच्चा ज्यादा कटिंग कर रहा है, उसको आंसर पता नहीं है, वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लिखना चाहता है, वो फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं है वो क्या लिख रहा है। और वही वाली बात, सिर्फ तुम्हारी शीट तो पूरा दिन लेके नहीं बैठनी हमें, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट एक शीट पे देना है, बिकॉज एक दिन में मैक्सिमम 50 शीट्स चेक करना अलाउड होता है। अगर मैं 10 मिनट भी एक शीट को दे रही हूँ तो 500 मिनट्स, 500 मिनट्स मतलब कितने घंटे, अप्रोक्स 8 घंटे। तुम्हें लगता है कोई देगा तुम्हारे अपने पूरे दिन में, उसे क्या अपनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस ने संभालने किया। फिर इनका टारगेट होता है सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, पूरे दिन में 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर 50 शीट्स चेक करना। समझ में आई बात। और सबसे बड़ी बात है, शीट ऑनलाइन चेक करनी होती है तो आंखों पे भी स्ट्रेस पड़ता है, लैपटॉप वगैरह पे चेक करने में, इसलिए फटाफट काम खत्म करना होता है। और कई लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता, जिनके शीट चेक करे वो बच्चे जो अपीयर हो रखे हैं, उन्हें शीट्स चेक करनी होती है। मजा नहीं आ रहा, 5 में से 1 नंबर, 5 में से 2 नंबर। डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। और पता है कहीं ना एक रिस्ट्रिक्शन भी होती है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा अच्छे नंबर दे दिए ना किसी बच्चे को, तो उस बच्चे की शीट जाती है रीचेकिंग में, और अगर वहां पे नंबर कटे हैं तो जिसने शीट चेक की होती है उससे पूछते हैं कि तुमने इतने नंबर कैसे दे दिए इसको, इसलिए बहुत सोच समझ के नंबर देने पड़ते हैं। मैंने तो अपनी आंखों के आगे चेक होते हुए देखी है शीट्स, मेरे घर में भी बहुत सी हैं, क्योंकि जो पार्ट टाइम में शीट्स चेक कर लेते हैं ऑफ सीजन में। ये पैसा तो कमाना है ना अपने को। सीए का ऑफ सीजन क्यों नहीं आता। ये पैसे तो कमाने जो तुम लोगों ने कल बात कही थी, है ना, तो इसलिए मैंने देखा है वो लोग क्या करते हैं बैठ के। इसी बच्चे को क्योंकि तो मैंने पूछा भी, मैंने कहा ऐसे कैसे मैंने 50 में से 22 नंबर ही दिए, कोई तरीका होता है। तो कुछ नहीं लिखा इसने, ठीक है। बस आई कांट चेक।
39 से 38 ना कर दे, 39 से 40 करने का राइट ना सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट के पास है। वो कभी कभी ग्रेसिंग कर देते हैं इंस्टीट्यूट वाले, और कभी कभी स्लैशिंग भी कर देते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, कि मार्केट में डिमांड कितनी और इन्हें सप्लाई कितनी करनी है। कभी सुना है रिजल्ट जो होता है उनके अंदर ये चीज भी होती है, एक परसेंटेज मेंटेन करना कंपलसरी होता है। ऐसा थोड़ी 50% रिजल्ट पकड़ा देंगे, इंटर में नहीं देते ना। कहा तो उसे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी, कोई क्लास का टीचर थोड़ी है कि यार कल इस बच्चे ने वो स्टाफ रूम से चौक ला के दी थी, आज तो इसको ज्यादा नंबर देने बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे, फटाफट से पॉइंट्स को देख लेते हैं। अरे अच्छे नंबर मिलेंगे, मत टेंशन लो। तुम अच्छा लिख के आओ, अगले वाला काटेगा ही नहीं, है ना। गंदा लिख के क्यों आना, फिर पढ़ क्यों रहे हो। राइटिंग चल जाएगी, मतलब इतना होना चाहिए, इट शुड बी रीडेबल। ऐसे मोती तो बरसाने के लिए नहीं बोले ना, शुड बी रीडेबल राइटिंग। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंश्योर्स। सेकेंड पॉइंट डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, डिफाइन द गोल्स एंड। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेमवर्क फॉर ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन, जिसने क्या बनने में हेल्प किया था। फिर एयरटेल वगैरह ने क्या सोचा था, जिसके लिए सर्व किया एज अ, देन प्रिपेयर इट फॉर द। कुछ बातें दिमाग में गई पक्का। हम लोग सारे आंसर्स ऐसे याद नहीं करेंगे वरना सारी स्टोरीज मिक्स हो जाएगी। हम लोग पूरे एसएम के अंदर पूरे मतलब 8 चैप्टर्स में हार्डली 3 से 4 क्वेश्चन ही ऐसे याद करेंगे, जिन क्वेश्चंस में हमारे पास कोई तरीका नहीं बचेगा, वहां ये तरीका बचेगा। क्लियर है, क्योंकि अगर हर जगह स्टोरी चलने लगी तो भूल जाएंगे। तो अब याद रखना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और जियो का अपना एक रिलेशनशिप फिक्स हो चुका है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, लिमिटेशंस। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यहां तरीका पूछ लिया सीधा सीधा। कैन नॉट काउंटर ऑल हिंड्रेंसेस एंड ऑलवेज अचीव सक्सेसफुल। अब जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को हिंड्रेंस वर्ड का मतलब पता हो, तुम्हें पता है, हर किसी को पता हो, और पेपर में दिमाग काम करे वो भी जरूरी नहीं है कि हिंड्रेंस का मतलब यही है। एवरीथिंग डिपेंड्स कि 3 घंटे में दिमाग कितना काम कर रहा है। अब अगर तुमसे लाइन पूछ ली जाए तो हम क्या लिखेंगे, द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के होने से जरूरी नहीं है कि सारे हिंड्रेंसेस को काउंटर कर सको और हमेशा सक्सेस मिले, जरूरी नहीं है। क्या हो रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, तो हिंड्रेंस ही रहने दो। बाद में जब लाइन को हिंदी में पढ़ के देखा तो क्या बोल रहा है, नहीं कर रहा, मतलब ये नेगेटिव लाइन आ गई तो इसके लिमिटेशंस की बात ही हो रही है। समझ में आई बात। तो अगर अपना पूरा फोकस ले जाता है उस वर्ड की हिंदी जानने में, वर्ड की हिंदी छोड़ो, सेंटेंस की हिंदी करो। समझ में आई, वो वर्ड तो इंग्लिश में बोल देना चाहे, इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है क्वेश्चन में पूछ क्या रहे। और वैसे भी कई बच्चे बहुत शार्प हो जाते हैं, कैन नॉट देखते ही समझ जाते हैं कि कैन नॉट लिखा हुआ है। अपने को आंसर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट मिलने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया तो 15 मिनट में 6 बार क्वेश्चन पेपर रीड हो जाएगा। तो 6 बार प्लेन रीडिंग करने की जगह दिमाग के साथ रीड कर लेना किसमें क्या पूछा गया है। क्लियर है बात। तो अपने से क्या पूछा गया है इसके अंदर, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट काउंटर ऑल हिंड्रेंसेस एंड ऑलवेज अचीव। तो कुछ लिमिटेशंस है, हमारे पास बैक क्वेश्चन है, ये वाला पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है क्योंकि इस तरीके से ये। तो अब देखो हमारे पास कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, वी हैव 4 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स, अब कई बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, मैम 4 पॉइंट से 5 नंबर में पूछ लिए तो क्या करें, 5वां पॉइंट खुद से बना दें, बिल्कुल भी नहीं। 4 लिखिए, तुम 4 लिख के आ जाओ, उनकी हेडेक है कैसे डिवाइड करेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा मेहनत है वो सब बीकॉम में दिखा देना, यहाँ पे सिर्फ उतना ही लिखना है जितना बुक में दे रखा है, उससे ज्यादा तुम्हारी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं मांग रहे हैं। बुक में 4 पॉइंट है, तुम्हें 4 ही लिखना, चाहे आंसर 5 में आ जाए। 5वां पॉइंट अपने आप से मत बना देना। अब देखो वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 4 पॉइंट्स। हम लोग 4 इनकी हेडिंग दे देते हैं, हालांकि 4 हेडिंग है नहीं बट हम दे रहे हैं। पहला पॉइंट क्या देख रखा है, डिफिकल्ट टू क्लियर, लास्ट पॉइंट से देख रहे हैं, डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट। क्या है,
डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट। तुम लोग प्लान करते हो नो डाउट, पर क्या प्लानिंग करते वक्त क्या तुम हर एक चीज को 100% बता सकते हो? इससे डिफिकल्ट टू एस्टिमेट नहीं बोला, डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट बोला है। अंदाजा तो कोई भी लगा सकता है, पर क्लियर अंदाजा लगाना मुश्किल है। राइवल्स, देखो एक बात बताओ, सबको पता था जियो मार्केट में आने वाला है। जियो मार्केट में सबने प्लान भी सोच रखे होंगे एयरटेल वगैरह ने कि अगर जियो मार्केट में आ गया तो ये प्लान लेकर आएगा, शायद 299 की जगह 199 पे लेकर आए, शायद 99 पे लेकर आ जाए, पर क्लियरली एस्टिमेट कर पाते जीरो पे आ जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इन कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, जहां पे सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस ट्राइंग टू मूव स्ट्रेटेजिकली, जहां पे सभी कंपनी स्ट्रेटेजीज बना रही है, डिफिकल्ट है क्लियरली एस्टिमेट करना कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स ऑफ द राइवल। तुम्हारे सामने वाली फर्म क्या रिस्पॉन्स देने वाली है उसको क्लियरली एस्टिमेट करना पॉसिबल। तो ऐसी जगह पे प्लानिंग काम नहीं आएगी। कितनी प्लान करके रख ली, सब कुछ करके रख ली, सब एक जगह बैठी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि आप क्लियरली एस्टिमेट, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, यू कैन नॉट क्लियरली एस्टिमेट रिस्पॉन्स ऑफ द राइवल फर्म्स। क्लियर है पहला पॉइंट? तो पहला पॉइंट क्या है, यू कैन नॉट क्लियरली एस्टिमेट द रिस्पॉन्स ऑफ द राइवल फर्म्स। सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? अब बताओ, तुम लोग सीए बन जाओगे, सीए बनने के बाद किसी कंपनी में जाकर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टीम ज्वाइन करोगे, क्या कम सैलरी में काम कर दोगे? क्योंकि यू गाइज आर गोइंग टू बी एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स। साइन की कदर हो जाएगी उसके बाद, ऐसे किसी पेपर में फ्री में साइन नहीं करोगे, पहले पैसे लाओ फिर साइन करेंगे, है ना? तो जब तुम लोग इतने एक्सपर्ट्स बन जाओगे, और एक्सपर्ट्स ही आ रहे हैं प्लानिंग करने के लिए, तो वो एक्सपर्ट सस्ते में तो काम नहीं करेंगे। यही पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एड अ लॉट्स ऑफ एक्सपेंस। क्योंकि एक्सपर्ट प्लानर्स आते हैं जिनको लेकर आओगे, इनके एफर्ट्स लगेंगे एनालाइज करने में एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, और डिवाइस करने में स्ट्रेटजी कि कैसे काम करना चाहते हैं, और ये एक्सपर्ट्स कभी भी सस्ते में काम नहीं करेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को चाहिए एक्सपर्ट्स, और ये एक्सपर्ट्स कॉस्टली रिसोर्स होते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉस्टली क्योंकि एक्सपर्ट काम करेंगे, और एक्सपर्ट जब काम करेंगे, एक्सपर्ट आया है, देखो क्या लिखने के लिए सिंपल है, एक्सपर्ट आया, एनालाइज किया इंटरनल एक्सटर्नल, फिर प्लान को डिवाइस किया, फिर प्लान को इंप्लीमेंट किया। रटने की जरूरत नहीं है, तीन बात लिखी है, सीधी सीधी लिखी हुई है। एक्सपर्ट्स आएंगे, प्लानर है, एफर्ट्स लगाएंगे क्या करने में, इंटरनल एक्सटर्नल मार्केट को एनालाइज करने में, एनालाइज करने में इंटरनल एक्सटर्नल, फिर डिवाइस मतलब प्लान को फॉर्मुलेट करने में, फिर प्लान को, रट्टा नहीं मारने की जरूरत पड़ी ना, वही काम, एनवायरमेंट एनालाइज किया, प्लान किया, इंप्लीमेंट किया। तो इन्होंने क्या बोला, इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, ऐड करता है लॉट्स ऑफ कॉस्ट, बिकॉज एक्सपर्ट प्लानर्स आर नीडेड फॉर एनालाइजिंग इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट, डिवाइजिंग द प्लान्स एंड इंप्लीमेंटिंग द strategic management require expert and experts are very costly resource। क्लियर है बात? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को कौन चाहिए, और एक्सपर्ट्स बहुत ही ज्यादा कॉस्टली रिसोर्स होता है। क्लियर? अपने सेकंड पॉइंट भी, पहला पॉइंट क्या लिखा था, डिफिकल्ट टू क्लियरली, किस चीज को, राइवल के रिस्पॉन्स को। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, आज भी बातें करनी है बच्चों से, आजा, हमारे एमसीसी के पुराने बच्चे हैं। एक्चुअली पता है दिक्कत क्या है, these guys are, they are not even aware about the situation or event organization or anything। कल बता गए थे, मैंने कहा था कल इन लोगों को, कल नीचे मैंने बताया था, मतलब बोला था नीचे कि इन बच्चों को बता तो दो, इनको तो आइडिया ही नहीं है। बता दिया आप सबको? अब बताओ भाई, अच्छा एक जना एक काम करो, मुझे मैसेज करो तो मैं नोट्स का पीडीएफ भेज देती हूँ। आईडी नहीं खुल रही, मुझे पता है, इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे एक जना मैसेज करो। स्क्रीन पे क्या है,
मैं तुम्हें नोट्स का पीडीएफ व्हाट्सएप करती हूँ। ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं, अब सारे बच्चे मत मैसेज करने लग जाना, कोई एक या दो बच्चे कर देना मैसेज, आपस में सर्कुलेट कर देना बाद में पीडीएफ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एमसीसी की आईडी में लॉगिन नहीं हो पा रहा है, और जब तक बुक्स नहीं आएगी तब तक पढ़ोगे कैसे? ऑनलाइन क्लास ओके? एनीवन इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? क्लास ओवर करते हैं वरना। अरे एक्चुअली बहुत सारे बच्चों की आईडी ओपन नहीं हो रही है प्रथम, वरना ऐप पे डलवा देते हैं। तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। हो रही है लॉगिन? हाँ पता है मेरे को, मेरा फोन भी मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं दिखा बैग में पड़ा है। हो जाएगा वो तो ऑन। मतलब दुख भी कितने सारे हैं तुम्हारी जिंदगी में। ओके ऑनलाइन क्लास, एनी डाउट? क्लास ओवर करें?